हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन गेट केमिकल प्लैनेट। आपका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैनल गेट केमिकल प्लैनेट, जो कि आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है, जिसमें हम बच्चों को फ्री लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम मटेरियल भी आपको देंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मटेरियल बैलेंस और मिक्सिंग यूनिट में आप लोगों को बताऊँगी कि CTQ सीरीज़ 5 जो है वो आप लोगों की मटेरियल बैलेंस मिक्सिंग पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और अपने लेक्चर्स को देखते रहें, एंजॉय करते रहें मेरे छोटे से चैनल गेट केमिकल प्लैनेट पर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंटेंट क्या है इस लेक्चर का, द इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्सिंग यूनिट एंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मिक्सिंग यूनिट। मिक्सिंग यूनिट के लिए हम ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे और ओवरऑल मटेरियल बैलेंस और कंपोनेंट बैलेंस रिएक्शंस हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करेंगे मिक्सिंग यूनिट्स पे, और गेट का एक 1992 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मिक्सिंग यूनिट पर। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग प्रोसेस में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो दो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और एक सिस्टम में ऐड करते हैं। सिस्टम को बोलते हैं मिक्सिंग डिवाइस, और मिक्सिंग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ब्लेंडिंग। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम कहते हैं डिज़ायर्ड मिक्स्ड प्रोडक्ट। ओके, तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि मिक्सिंग कितने टाइप की होती है, तो स्टूडेंट मिक्सिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। गैस सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सिंग होती है, सॉलिड मिक्सिंग होती है। जो आपकी गैस मिक्सिंग होती है वो कैसी होती है, इट इज़ अ सेल्डम डिफ़िकल्ट, एंड लिक्विड मिक्सिंग जो होती है इट इज़ वेरी सिंपल ऑपरेशन। एंड यहाँ पर आपको क्या मिलता है, लिक्विड मिक्सचर में आपका फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम होता है। और स्टूडेंट, अगर आप सॉलिड और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग की बात करें तो जो आपकी सॉलिड और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग होती है इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ शेयर फोर्सेस। यहाँ पर शेयर फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिस वजह से मिक्सिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है। दिस ऑपरेशन इज़ कैरिड आउट टू मिक्स द वीक स्ट्रीम्स विथ कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रीम्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर किसी एक मिक्स स्ट्रीम को किसी दूसरी कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रीम के साथ अगर आपको मिक्स करना है तो आपको मिक्सिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसका इंडस्ट्रियल एग्जांपल देखें तो द डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स्ड एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ब्लेंडिंग द एसिड्स ऑफ हायर स्ट्रेंथ। ओके, सो अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है या मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और मिक्सिंग डिवाइस होती है एक जिसकी हेल्प से हम मिक्सिंग करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये मिक्सिंग डिवाइस क्या होती है। तो ये जो मिक्सिंग डिवाइस आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक इम्पेलर को डाल देते हैं, और जो ये डिवाइस होती है ये बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों पर काम करती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इम्पेलर होता है इट इज़ माउंटेड ऑन दी हेल्प ऑफ शेफ्ट, और जो शेफ्ट होता है वो मोटर ड्राइवन होता है। तो ये इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर की हेल्प से हम प्रॉपर मिक्सिंग करा सकते हैं। और यहाँ पर बैफल्स लगी होती है जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ फ्लूइड का जो इंट्रैक्शन होता है वो नहीं हो पाता। और जो बैफल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रॉपर मिक्सिंग में एक तरह से हेल्प भी करती हैं। दी टॉप ऑफ द टैंक इज़ क्लोज्ड विद द फ्लैट प्लेट, और ये यहाँ पे आप फ्लैट प्लेट देख रहे हैं ये टॉप पे। तो यहाँ पर टॉप पे आपको एक क्लोज्ड फ्लैट प्लेट दिखाई देती है, और बॉटम पे आपका राउंड शेप होती है, सो दैट टू एलिमिनेट दी शार्प कॉर्नर्स। ओके, सो यहाँ पर एक फ्लूइड इनलेट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ्लूइड इनलेट है। ठीक है, यहाँ पर एक जैकेट होती है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। और यहाँ आपका फ्लूइड आउटलेट यहाँ पर होता है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ टैंक्स जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द एजिटेशन इन्वॉल्व विद द मिक्सिंग। ओके, सो ये जो मिक्सिंग टैंक है इसमें बेसिकली मिक्सिंग प्रॉपरली कराई जाती है।
जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट स्ट्रीम्स कितनी हो सकती हैं, मोर देन 3 भी हो सकती है। फीड स्ट्रीम 1, फीड स्ट्रीम 2, फीड स्ट्रीम 3, और मिक्सिंग टैंक में ले जाने के बाद आपको एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर मैं इसके ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की बात करूं तो जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस होगा वो कैसा होगा कि आपका जो फीड स्ट्रीम्स 1 प्लस फीड स्ट्रीम 2 प्लस फीड स्ट्रीम 3 इक्वल्स टू द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर हमें ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन मिल गई, जो कि बहुत ही ईजी है। अब मैं बात करूँगी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फाइनली मैं एक गेट का 1992 का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एक्सट्रैक्शन पे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर फाइनली हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 100 kilograms of 30% NaOH solution by mixing the following liquids. Okay, 20% NaOH solution and 36% NaOH solution. So calculate the quantities of the two solutions to be mixed. So here it is required to make 100 kilograms of 30% NaOH solution. It is the desired mixed product. And what are the feed streams? By mixing the following liquids. There are 2 liquids. First is NaOH, which is 20% NaOH, and second stream is the 36% NaOH. So student, here we can write the overall material balance equations, because X is the kilograms of 20% NaOH and Y is the kilograms of 36% NaOH. तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे कि हम बेसिस सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ले लिया कि 100 kilograms ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ 30% NaOH सोल्यूशन। तो हम इजीली मटेरियल बैलेंस इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने इजीली मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिख दी। तो x + y = 100, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फीड में भी, दोनों फीड स्ट्रीम्स में भी और हमारी प्रोडक्ट स्ट्रीम में भी NaOH है, तो हम क्या करेंगे कंपोनेंट बैलेंस लिख लेंगे NaOH के लिए। तो जब मैं NaOH के लिए कंपोनेंट बैलेंस लिखूंगी तो मेरे पास फीड में कितना है, 20% NaOH है, ठीक है। और जो दूसरी स्ट्रीम है उसमें मेरे पास 36% NaOH है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x × 0.20 + y × 0.36 फॉर फीड, है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे 100 × 0.30। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.20x + 0.36y = 30। अब हमारे पास बच्चों 2 इक्वेशंस हो गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ 20% NaOH विच इज़ इक्वल्स टू दी 37.5 kilograms, and also we are getting the amount of 36% NaOH solution and which is equals to 62.5 kilograms. तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि हमें 2 स्ट्रीम्स NaOH की दी गई थी और हमें एक स्ट्रीम प्रोडक्ट साइड में दी गई थी 30% NaOH सॉल्यूशन। तो हमने NaOH की 2 स्ट्रीम्स जिसमें 20% NaOH था, 36% NaOH था, हमने उनको मिक्स कराया और हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम में 30% NaOH सॉल्यूशन बना। तो हमने एक बार क्या किया, हमने एक बार ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगा लिया और एक बार हमने क्या किया, कंपोनेंट बैलेंस लगा लिया NaOH के लिए। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, सिंपल। सो नाउ वी विल प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Now we will proceed on question number 2. The question number 2 is, for carrying out nitration reactions, it is desired to have mixed acid containing the 40% HNO3, 42% H2SO4
and 18% H2O by weight. Okay, so it is desired to have mixed acid. So in mixed acid, desired mixed acid, we have 40% HNO3, 42% H2SO4 and 18% is water. The nitric acid of 69.5% by weight is readily available. So the nitric acid is available in the feed side and the concentrated nitric acid is available in 69.5% by weight. Okay, and calculate the required strength of sulfuric acid to obtain the above mixed acid. So it is asked in the question the amount of sulfuric acid in the feed side and also the required strength of sulfuric acid to be obtained. Okay, and in the second part it is asked the weight ratio of nitric acid to the sulfuric acid to be mixed. Okay, and in second part weight ratio of both the acids are asked. So to solve this question, first we will draw the block diagram. What is so in input streams we have sulfuric acid stream. इनपुट स्ट्रीम में हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है स्ट्रीम और दूसरी स्ट्रीम है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रीम. तो हमें HNO3 का तो दिया हुआ है कि 69.5% बाय वेट जो है HNO3 अवेलेबल है, बट हमें H2SO4 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है. ना तो हमें यह पता है कि H2SO4 के कितने अमाउंट में है, कितने किलोग्राम्स हैं उसके, और ना ही उसका कुछ भी परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, और मिक्स स्ट्रीम में हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया. तो जो HNO3 है वो हमारे पास 40% है, H2SO4 42% है प्रोडक्ट साइड में, और वाटर जो है वो 18% है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे बेसिस. तो हमने मान लिया कि 100 किलोग्राम्स ऑफ डिज़ायर्ड मिक्स्ड एसिड इज़ दी बेसिस. अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, क्योंकि हमने x और y तो मान लिए. x हमने क्या माना था, हमने x माना अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन किलोग्राम्स, और हमने y मान लिया अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट मीन्स HNO3 इन किलोग्राम्स. यहाँ पर हमने ले लिया x किलोग्राम्स और इसके हमने ले लिया y. तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 100 किलोग्राम्स आ रहे हैं, तो x प्लस वाई हो गया हमारे पास 100. अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बैलेंस लिखेंगे, एक बार HNO3 के लिए और एक बार H2SO4 के लिए. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम HNO3 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि HNO3 यहाँ पर हमारे पास फीड साइड में एक स्ट्रीम में प्रेजेंट है और दूसरी स्ट्रीम में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रीम है, तो वहाँ पे HNO3 नहीं होगा. तो जब हम HNO3 के लिए लिखेंगे कंपोनेंट बैलेंस, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x इंटू ज़ीरो इसलिए कर दिया क्योंकि दूसरी वाली स्ट्रीम में हमारे पास HNO3 नहीं है, H2SO4 है, और प्लस y इंटू 0.695 क्योंकि 69.5% HNO3 हमारे पास एक स्ट्रीम में प्रेजेंट है. और फीड के कितने हैं हमारे पास HNO3 40%, तो हम लिख देंगे 100 इंटू 0.40. तो इस तरह से हमारे पास y का कॉम्पोजिशन आ जाएगा. y जो हमारा आ रहा है वो 57.55 kg आ जाता है. मटेरियल बैलेंस हम लिखेंगे अब H2SO4 के लिए. तो स्टूडेंट अगर हम H2SO4 को देखें तो एक तो H2SO4 ये इनपुट हो रहा है और एक यहाँ पे 42% H2SO4 जो है वो डिज़ायर्ड मिक्स एसिड में प्रेजेंट है. तो H2SO4 पे जब आप कंपोनेंट बैलेंस लगाएंगे तो H2SO4 पे कंपोनेंट बैलेंस आ जाएगा H2SO4 इन फीड स्ट्रीम इक्वल टू दी H2SO4 इन दी डिज़ायर्ड मिक्स्ड एसिड. और आपने क्योंकि y की वैल्यू निकाल ली है तो हमारे पास ऑलरेडी अगर हम y में से माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ ही जाएगा. और यहाँ पे दिया हुआ है 42 किलोग्राम्स, यहाँ पे देखो 42% दिया हुआ है H2SO4, तो H2SO4 का हमें पता चल गया कितना है, हमें डायरेक्ट भी पता चल रहा है. और अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 रख दें, y हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42.45 kg. इट इज़ वेरी इजी. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 निकालनी है आपको, तो आप कैसे निकालोगे.
स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 बाय वेट इक्वल्स टू द किलोग्राम्स ऑफ H2SO4 इन द डिजायर्ड एसिड डिवाइडेड बाय द किलोग्राम्स ऑफ H2SO4 इन द फीड साइड, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने H2SO4 डिजायर्ड एसिड में 42 आ रहा है, और जो फीड स्ट्रीम है उसमें कितना आ रहा है 42.45, जो कि हमने कैलकुलेट भी किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में। डिजायर्ड एसिड में 42 है और जो फीड में आ रहा है वो थोड़ा सा आ रहा है 42.45, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 98.94। इसी तरह से कह रहे हैं कि वेट रेशियो निकालिए नाइट्रिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जब हम वेट रेशियो निकालेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वेट रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम सिंपल कर देंगे नाइट्रिक एसिड के किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द किलोग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। नाइट्रिक एसिड का हमने निकाल ही लिया है 57.55, और सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने निकाला 42.45। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.356। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे डिफ़िकल्ट की तरफ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन है। द वेस्ट एसिड फ्रॉम अ नाइट्रेटिंग प्रोसेस कंटेन HNO3 24%, H2SO4 56% and water 20% by weight. Okay, so this is the composition of waste acid from a nitrating process. तो वेस्ट एसिड का आप लोगों को कॉम्पोजिशन दिया गया है कि वेस्ट एसिड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। वेस्ट एसिड में HNO3, H2SO4 और वाटर प्रेजेंट है, ये आपको दे दिया। दिस एसिड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टू कंटेन 26% HNO3, 62% H2SO4 by the addition of 94% H2SO4 and 90% HNO3. Calculate the weight of waste acid, concentrated acid that must be combined to obtain 1000 kilograms of desired mixtures. So student, I think this question is clear to all of you. यहाँ पर हमारे पास वेस्ट एसिड स्ट्रीम्स जो हैं वो हमारी हैं इनलेट स्ट्रीम, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारी इनलेट स्ट्रीम है, और नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारी इनलेट स्ट्रीम्स है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट्स हो गए हैं और एक हमारा जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारा आउटपुट है। तो वेस्ट एसिड का कंटेंट आपको दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 94% है और वाटर उसमें 6% है। नाइट्रिक एसिड का भी दिया हुआ है इनलेट स्ट्रीम का आपका कॉम्पोजिशन HNO3 90% है, H2O 10% है। इन तीनों स्ट्रीम को ऐड किया गया है मिक्सिंग यूनिट में, और जो डिज़ायर्ड आपका प्रोडक्ट आता है एसिड आ रहा है वो बन रहा है 1000 किलोग्राम्स, और उसका HNO3 26%, H2SO4 62% और वाटर जो है वो 12%। स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली हम वेस्ट एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं मिक्सिंग यूनिट में, और हमारा डिज़ायर्ड एसिड हमें मिल रहा है जो कि 1000 kg है। तो यहाँ पे हमारे लिए इजी रहेगा कि हम 1000 किलोग्राम्स ऑफ डिज़ायर्ड मिक्स एसिड बेसिस कंसीडर कर लें। तो हमने क्या किया, 1000 किलोग्राम्स हमने डिज़ायर्ड मिक्स एसिड के ले लिए, और हमने क्या माना, X इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट एसिड इन किलोग्राम्स, Y is the amount of sulfuric acid in kilogram, and Z is for nitric acid in kilograms. So we can easily write overall material balance X plus Y plus Z equals to 1000. अब हमने क्या किया, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लिखने के बाद हमने एक बार कंपोनेंट बैलेंस लगाया H2SO4 के लिए, क्योंकि H2SO4 के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास H2SO4 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। वेस्ट एसिड में है 56%, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट है 94%, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड में H2SO4 नहीं होगा, वाटर होगा और HNO3 होगा।
और यहाँ पर मिक्स्ड जो हमारा डिज़ायर्ड एसिड बन रहा है उसमें हमारा H2SO4 है 62%। तो हम इजीली कंपोनेंट बैलेंस लगा देंगे, x इंटू 0.56 प्लस y इंटू 0.94 प्लस z इंटू 0। इसलिए क्योंकि हमारा वहाँ पे जो H2SO4 है वो HNO3 में प्रेजेंट नहीं होगा। और जो आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट साइड आ रही है उसमें आपके पास 62% H2SO4 प्रेजेंट है। तो हमने लगा दिया अपना, इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपोनेंट बैलेंस लगा देंगे HNO3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जब हम HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। बेस्ड एसिड में 24% HNO3 है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रीम होगी उसमें केवल वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड होगा, HNO3 नहीं होगा। तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड आपके पास 90% है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटू 0.24 प्लस y इंटू 0 हो जाएगा। और z में आपके पास 90% कह रहे हैं कि HNO3 प्रेजेंट है, तो z इंटू 0.9 हो जाएगा 0। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कह रहे हैं कि 26% आपके पास HNO3 प्रेजेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमारे पास x, y, z की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे हम लोग सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, बीटेक वालों के लिए तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वेस्ट एसिड आ गया 372.11 kg, अमाउंट ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एसिड H2SO4 का निकाल लिया हमने 438.23 kgs, और हमने HNO3 का भी निकाल लिया। तो इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कि आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, कंसेप्ट पे वर्क करिए। और गेट में जो क्वेश्चन आया था 1992 में, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। तो कभी कभी गेट में ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और वो सॉल्व तब नहीं हो पाते जब आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपने कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर करके रखिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ कि जो गेट 1992 में आया था, और ये जब आया था तो मैं बहुत छोटी थी, आप भी बहुत छोटे होंगे, शायद आप पैदा भी ना हुए हों। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो रही है, लेकिन तभी भी हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया था, हमारे जन्म से पहले की बात है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया था। तो हम लोग तो थे तब छोटे होंगे, लेकिन आप लोग शायद पैदा भी ना हुए हों। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे गेट का, 1992 का, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इट इज़ अ डिज़ायर टू मेक 100 किलोग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे 100 किलोग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं कि डिज़ायर्ड है बनाने के लिए, कंटेनिंग दी 40% साल्ट, 40% साल्ट, बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ए कंटेनिंग 25% सॉल्ट एंड द सॉल्यूशन बी कंटेनिंग दी 50% सॉल्ट। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आपको मास कैलकुलेट करना है, द मास इन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। हमें ये क्लियर हो गया कि हमें जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट सॉल्यूशन बन के आ रहा है वो 100 किलोग्राम्स का है, और उसमें जो 100 किलोग्राम्स का सॉल्यूशन बन रहा है उसमें 40% साल्ट है आपके पास। और ये कह रहे हैं कि ये जो मिक्सिंग करके प्रोडक्ट बनाया गया है यहाँ पर, उसमें एक सॉल्यूशन ए है, जिसमें साल्ट कितना है 25% है, और दूसरा सॉल्यूशन बी है जिसमें आपका जो सॉल्ट है वो 50% है। तो आपको पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट 100 किलोग्राम है। तो ईज़िली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 100 किलोग्राम सॉल्यूशन सी के मान लिए। अब हमने सिंपली ए मटेरियल बैलेंस लगा दिया। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के बताया हुआ है, ए और बी को मिक्स किया गया है और सी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपने सिंपल a प्लस बी इक्वल्स टू लगा दिया सी, और जो ए सी बन रहा है उसमें आपके 100 किलोग्राम्स जो हैं आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बन गया इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स टू 100 बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब हमने मान लिया कि जो XS है, XS इज़ द वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। साल्ट का वेट फ्रैक्शन कितना है, XS है।
तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह साल्ट दिया है सॉल्यूशन में, तो साल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट है, तो हम सॉल्यूट बैलेंस लगा देंगे साल्ट पे। तो जब सॉल्ट पे बैलेंस लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि सॉल्ट इन सॉल्यूशन ए और प्लस सॉल्ट इन सॉल्यूशन बी प्लस सॉल्ट इन सॉल्यूशन सी। तो ए इंटू एक्स एस प्लस बी इंटू एक्स एस इक्वल्स टू सी इंटू एक्स एस। सिंपल। अब आपको पता है कि आपका जो ए है सॉल्यूशन उसमें 25% आपका साल्ट है, तो यह जाएगा 0.25 इंटू ए। और आपका जो सॉल्यूशन बी है उसमें 50% सॉल्ट प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.50 बी। और जो आपका सी है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें आपका 40% साल्ट है, तो आप इजीली 100 इंटू 0.4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, दूसरी इक्वेशन बन गई, और फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम इजीली लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 100 माइनस ए। तो बस दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और हमने लगा दी दोनों की वैल्यूज़ जो भी हमारे पास थी, और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो ए हमारा 40 kg आ रहा है और बी मेरा 60 kg आ रहा है। तो इस बहुत ही अच्छे से छोटे से क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। मैं कहीं से आप लोगों के लिए इसको देखा था तो मैंने ले लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने जो लेक्चर है उसको मैं समाप्त करूँगी, और आप लोगों से आशा करती हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए आप लोगों के साथ बंधे रहेंगे। आप लोग भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। ओके, सब्सक्राइब टू गेट केमिकल प्लैनेट ऑल्सो।